क्लास 12th देखिए यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और आज हमारा एक नया चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चैप्टर का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। यहां से सीबीएसई में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लक्स रिलेटेड, फिर चाहे वो न्यूमेरिकल हो, कंसेप्चुअल हो या कंसेप्ट से ही रिलेटेड या कोई डेरिवेशन आ जाए। ठीक है, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट में तो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझाया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स से ही बच्चों एक टॉपिक निकल के आया जिसमें कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ा। अब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड जो चैप्टर होगा हमारा, जिसको मैं थर्ड पार्ट बोल देता हूं, वो हमारा थर्ड पार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो अभी इस वीक में जितना भी टाइम लगता है वो हमने इस चैप्टर पे देना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना है पूरा टाइम। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पहले हमें कंसेप्ट को ठीक से समझना पड़ेगा, और जब भी कोई नया चैप्टर, नया टॉपिक, नई यूनिट स्टार्ट होती है तो फर्स्ट डे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट डे हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं, जिसी को फिर आगे यूज करते हुए और टॉपिक्स पे जाते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो एक नया चैप्टर, नया पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम शुरू करने जा रहे हैं। और फ्लक्स पे पूरा आने से पहले बच्चों एक टॉपिक यूज होगा, जिसका टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, या मैं इस टॉपिक को यूं कहूं कि एक रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड डेंसिटी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आप उस टॉपिक को, इस टॉपिक को इस नाम से बोल सकते हैं। ठीक है, जब यहां डेंसिटी आ रहा है ना, यहां डेंसिटी आ रहा है, तो यहां हम किसी भी एक एरिया, और फ्लक्स जो होगा वो एक एरिया से रिलेटेड होगा, तो किसी भी एरिया में से लाइनें पास करनी। और कौन सी लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज। इमेजिनरी लाइंस होती हैं, लेकिन जहां पर वो लाइनें क्राउडेड होती है ना, जहां पर वो लाइनें क्राउडेड होती है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। जैसे ये कोई भी पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, इस पॉजिटिव चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ दिखा रहे हैं, आउटवर्ड। ठीक है, ये इस तरह से। अब इस पॉजिटिव चार्ज से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक इस एरिया पे और एक इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो चार्ज के नजदीक, चार्ज के क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगी? ज्यादा। और चार्ज के नजदीक ही ये लाइनें क्राउडेड है, पास पास इकट्ठी है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ डेंसिटी भी ज्यादा है। तो इंटेंसिटी और डेंसिटी का आपस में एक रिलेशन है, नियरली बिल्कुल एक दूसरे के एनालॉगी है, वो एक दूसरे के सिमिलर है, ये बोल सकते हैं। कैसे बताया कि यहां अगर आप चेक करेंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी, यहां कम मिलेगी, तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि इस एरिया पे डेंसिटी कम है क्योंकि लाइनें दूर दूर हैं, जबकि इस एरिया में डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, क्योंकि लाइनें पास पास क्राउडेड है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक हमने कर लिया है। तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही रिलेटेड जो हमारा आज का टॉपिक है पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो क्या बताया, किसी एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैसे लिख सकते हैं? तो हम उसमें लिखते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम इंटेंसिटी आई लिख रहे थे, अब मान लो मैं डेंसिटी डी लिख लेता हूं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। एक यूनिट एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास करती है, वो इस एरिया की क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगा। ठीक है भाई। अब जैसे इंटेंसिटी हमने पॉइंट चार्ज के लिए, एक पॉइंट चार्ज क्यू, आइसोलेटेड चार्ज पी, पॉइंट डिस्टेंस आर, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सबको पता है, इसके बारे में कुछ नया नहीं बताना है।
सब पढ़ चुके हैं। एक पॉइंट चार्ज से इंटेंसिटी निकालेंगे तो E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर एंड E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सिमिलरली दिस रिलेशन वी कैन फाइंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। कैसे, देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर सोर्स चार्ज दिखा रहा हूँ, ये क्यू वही पॉइंट चार्ज हो गया। लाइनें शो कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पॉजिटिव चार्ज से कुछ ऐसे जा रही होगी आउटवर्ड की तरफ, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस होती है, इनफैक्ट इट इज ए पाथ अलोंग विच ए टेस्ट चार्ज मूव्स, सबको पता है। ये मैंने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो कर ली है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें एक एरिया ले रहा हूं, ये एक सरफेस एरिया है S1, एक सरफेस एरिया मैंने यहां ले लिया है, और इस सरफेस एरिया को भाई कंसिडर कर रहा हूं मैं S2, ठीक है। ये जो S1 सरफेस एरिया है, इस पॉइंट चार्ज पे एक एंगल सबटेंड करता है, उस एंगल को हमने लिख लेना है, ये एक एंगल सबटेंड करता है। इस एंगल को हमने नाम दे दिया, एक स्मॉल एंगल मान लेते हैं, D ओम से या ओनली ओम से यूज कर लें। अब बच्चों 11th क्लास में एंगल को मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट बताई जाती है हमें रेडियन, और एक बताई जाती है स्टर रेडियन। कौन सी? एक रेडियन और एक स्टर रेडियन। ऐसा यूनिट फॉर प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल के लिए ऐसा यूनिट इज रेडियन, RAD शॉर्ट में करके इसको लिख देते हैं। कब यूज करना है ये? जब सर्कल की बात हो रही हो, 2 डायमेंशन, ठीक है। क्योंकि उसमें हम जब एंगल निकालते हैं तो एंगल थीटा, और ये एक सर्कल की आर्क हो गई, और ये उसका रेडियस हो गया, तो एंगल को लिखा हमने आर्क अपॉन में रेडियस, और आर्क के जितना ये रेडियस हो तो हमने कहा एंगल कितना है, 1 रेडियन। क्योंकि आर्क के लिए भी ऊपर यूनिट मीटर होगी, रेडियस के लिए भी मीटर होगी, तो 1 आ जाएगा, और वो एंगल एक रेडियन होगा, यूनिट लेस नहीं होगा। तो इस तरह से एक एंगल को डिग्री में ना कह के क्या बोलते हैं, ऐसे यूनिट के अंदर रेडियन बोलते हैं। दूसरा एंगल आता है जिसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये जनरली 3 डायमेंशनल केस में एंगल फाइंड आउट करने का है, और जिसमें कि हम, जैसे ये सर्कल है तो हम यहाँ स्फीयर लेते हैं। स्फीयर को मैं ऐसे ही दिखाऊंगा बोर्ड पे, तो लेकिन जब स्फीयर में अगर आप एक कोई भी पार्ट कट करेंगे तो बच्चों आर्क लेंथ ना निकल के क्या आता है, एरिया आता है। क्या निकल के आता है जी? एरिया। तो अब ये एरिया जो एंगल बनाएगा सेंटर पे, उस एंगल को हम ओम से लिख लेते हैं, या स्मॉल एंगल है तो D ओम से लिख लेते हैं। और इस एंगल के लिए यूनिट क्या यूज की जाती है, स्टर रेडियन, स्टर रेडियन, SR इसका शॉर्ट में सिंबल लेते हैं, ठीक है। तो D ओम ये एक सॉलिड सरफेस एरिया हो जाएगा, ये स्मॉल एरिया, DS लिख लो, और नीचे ये R है मान लो रेडियस, तो इसका हम लिखते हैं R स्क्वायर, क्योंकि ऊपर मीटर स्क्वायर और नीचे भी मीटर स्क्वायर, तब जाके बोलेंगे कि ये R स्क्वायर इसलिए लिया। तो ये हमारे पास एक स्टर रेडियन, 1 स्टर रेडियन आएगा यहाँ से। तो ऐसे ही यहां पर हो रहा है। अब सरफेस एरिया है ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन 3 डायमेंशन में, तो सरफेस एरिया, ये भी एक सरफेस एरिया। अब S1 सरफेस एरिया सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, D ओम। S2 सरफेस एरिया भी सेम एंगल ही बना रहा है, D ओम, ठीक है। तो ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, मैंने फिर रिपीट कर दिया है ताकि याद आए ये पॉइंट्स। तो रेडियन और स्टर रेडियन, तो यहां कौन सी यूनिट चलेगी, स्टर रेडियन। अब अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को लिखना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी S1 सरफेस के लिए ED1 लिख लेता हूं मैं। ED1 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फॉर फर्स्ट सरफेस एरिया S1। कैसे लिखेंगे उसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, n नंबर मान लीजिए, ये काउंट करके देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन इस एरिया में से पास कर रही है, वो n आपका 7 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, एरिया कितना है यहाँ, S1, ठीक है बात आगे समझ में। अब इस S1 को देखिए क्या लिख सकते हैं, तो भाई यहां से आप S1 का सेंटर से ये रेडियस R1 मान लो, और इसके लिए डिस्टेंस ये R2 मान लिया हमने S2 के लिए। तो अब आप इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, D ओम को S1 के लिए लिखें तो
S1 एरिया और अपॉन में R1 का स्क्वायर, अभी तो बताया था सॉलिड एंगल के लिए। तो S1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, डी ओम इंटू R1 स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर S2 इज इक्वल्स टू, एंगल तो सेम है और डिस्टेंस कितना हो गया R2, तो R2 का स्क्वायर। S1 S2 की वैल्यू चलिए यहां यूज करते हैं नंबर एन। S1 में मैंने लिखा डी ओम इंटू में R1 स्क्वायर। ऐसे ही सिमिलरली हम लिख सकते हैं ED2 इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फॉर सरफेस एरिया S2 विच इज इक्वल्स टू, नंबर देखेंगे तो सेम ही है 1 2 3 4 5 6 7, वही 7 लाइन इसमें से, लेकिन एरिया कितना है S2 तो n S2 की वैल्यू ये रही हमारे पास बच्चों डी ओम R2 का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। नाउ फर्स्ट को डिवाइड कर दिया हमने इक्वेशन सेकंड से फ्रॉम बोथ साइड, तो क्या आएगा देखिए n डी ओम R1 स्क्वायर, डिवाइड करूंगा ऊपर जाएगा डी ओम R2 स्क्वायर और नीचे n से n कैंसिल, डी ओम से डी ओम कैंसिल, तो ED1 अपॉन में ED2 आता है हमारा R2 का स्क्वायर, नीचे R1 का स्क्वायर, D1 नीचे R1। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जैसे सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो दोनों सिमिलर चीजें हैं, बस इसको थ्योरी में ऐसे याद रखो, जहां पर लाइनें क्राउडेड थी यहाँ डेंसिटी ज्यादा थी, इट मींस इंटेंसिटी भी ज्यादा थी, और वो इंटेंसिटी आल्सो वेरी कर रही है R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ऐसे ही जैसे यहाँ इंटेंसिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। आया समझ में? तो फील्ड लाइन से ही रिलेटेड टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो इंटेंसिटी डेंसिटी, देखिए नाम में भी थोड़ा सिमिलर आ रहा है, इंटेंसिटी डेंसिटी, बट लिखने का तरीका इस तरह से है, रिजल्ट दोनों का वही सेम ही मैच कर रहे हैं। तो एट लास्ट कंक्लूजन यही निकलता है कि जहां डेंसिटी ज्यादा मिलेगी वहां इंटेंसिटी भी ज्यादा ही मिलेगी, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा मींस क्राउडेड लाइनें चार्ज के पास, और चार्ज के पास इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो देखिए एक चीज को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि वो बार बार सुनने से दिमाग में जाए और याद रहे। क्लियर है? कर लेंगे यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। अब हमारा जो चैप्टर है मेनली वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस पर भी चलेंगे। उसके टॉपिक पे जाने से पहले ये सब आपको बेसिक तैयार कर दूं मैं, फिर आप टॉपिक समझ पाएंगे। अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक यहां लिखा जाएगा एरिया वेक्टर। कंफ्यूजन आता है दिमाग में, एरिया वेक्टर, सर एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ स्केलर क्वांटिटी हो गया। यहां लिख रहे हैं आप एरिया वेक्टर पढ़ाया गया है, स्केलर क्वांटिटी है। देखिए इन मैनी सिचुएशन वी कंसिडर या वी नीड टू, एरिया जो है क्वांटिटी, वी नीड टू कंसिडर एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या बताया मैंने? बहुत सारी सिचुएशंस, जिसमें एक सिचुएशन हमारे इस चैप्टर की भी बनेगी, जो चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने पढ़ना है। तो इन मैनी सिचुएशंस वी नीड to consider area is a vector quantity, is a vector quantity। जैसे वो सिचुएशन, फॉर एग्जांपल इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स जब पढ़ेंगे तो एरिया को वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करना पड़ेगा। अभी समझाऊंगा कि क्यों करना पड़ेगा, उसकी भी बात करेंगे। तो वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा, तो भाई वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी, यस बिल्कुल होगी। तो एरिया की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है? तो बाय यूजिंग नॉर्मल ऑन ए प्लेन सरफेस एरिया, बाय यूजिंग नॉर्मल ऑफ ए प्लेन सरफेस एरिया we find direction। हम उस प्लेन सरफेस एरिया का नॉर्मल यूज करके, बाय यूजिंग नॉर्मल ऑफ ए प्लेन सरफेस एरिया वी फाइंड डायरेक्शन किसकी, एरिया वेक्टर की।
वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखिएगा भाई, हम ये दिखाते हैं जनरली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो बच्चों मैं यहां पर ये एक्स एक्सिस ले लेता हूं, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। 3 डायमेंशन में ऐसे दिखा दिया हमने। अब मैं कहूं कि कोई भी सरफेस एरिया एक्स जेड प्लेन में है, तो कैसे दिखाएंगे एक्स जेड प्लेन में? आप इसका एक्स ले लेंगे, इधर से जेड ले लेंगे, तो ये बन गया हमारा एक्स जेड प्लेन। क्या बन गया जी? ये एक्स जेड प्लेन। एरिया 2 डायमेंशन एक्स जेड प्लेन के अंदर है। अब एक्स जेड प्लेन के अंदर है और इसकी डायरेक्शन चेक करनी है, तो डायरेक्शन कहां कैसे देखेंगे? क्या डाल के उस पर? नॉर्मल। तो एक्स जेड का परपेंडिकुलर कौन है? वाई। ध्यान रखना ये चीज चलेगी इस पूरे चैप्टर में। तो एक्स जेड का परपेंडिकुलर कौन है? वाई। तो हमने वाई की तरफ क्या डाल दिया? एक एन कैप, जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। क्या बोल रहे हैं इसको? नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जो क्या बता रहा है? इस एरिया की डायरेक्शन को बता रहा है। क्या बता रहा है? इस एरिया की डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास ये कोई भी सरफेस एरिया या ऐसे है कोई सरफेस, तो ये इस तरह से आ रहा है। ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स। और ये कौन सी हो गई? जेड। तो ये किस में आ रहा है? वाई में। इधर होगी ना हमारी वाई डिसिप्लिन। भाई अगर आपको और भी नहीं आ रहा है समझ में, तो ये बुक ही है आपकी, ठीक है। ये बुक कौन से सरफेस में है? ये इस तरह से और ये इस तरह से है। अगर आप इसकी थिकनेस को नेग्लेक्ट कर दीजिए, 2 डायमेंशन कंसीडर करके, तो ऐसे रखी हुई है, तो इस पे हम डाल देंगे परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसे। तो ये क्या बताएगा? इसकी डायरेक्शन। और अगर ये ऐसे रख दी जाए तो हम इसका नॉर्मल इधर डाल देंगे, तो वो नॉर्मल उस एरिया वेक्टर की क्या दे देगा? डायरेक्शन। और नोटेशन के लिए जैसे बता दिया तुम्हें। और अगर यही एरिया मान लीजिए हमारा आ जाता है वाई एक्स प्लेन में या वाई जेड प्लेन में, इधर ले लेता हूं मैं इसको, इधर वाई जेड प्लेन ले लेता हूं ऐसे। अब ये फर्स्ट है, ये मान लो सेकंड है, तो कौन सा है? इधर तो वाई हो गया, इधर कौन सा हो गया? जेड। तो ये कौन सा प्लेन आ गया हमारा? वाई जेड प्लेन। और वाई जेड प्लेन का परपेंडिकुलर किधर होगा? एक्स में। तो हमने एक्स की तरफ क्या डालना है? एक यूनिट वेक्टर एन कैप, जो क्या दे देगा? इसकी डायरेक्शन। ऐसे करके हम एरिया की क्या डायरेक्शन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब भी एक क्वेश्चन आएगा कि सर एक्स में प्लस का एक्स ले या माइनस का एक्स ले? एक्स तो समझ में आ गया, वाई जेड की डायरेक्शन एक्स में आएगी, या एक्स जेड की डायरेक्शन वाई में आएगी। तो वाई में प्लस का वाई ले या माइनस का वाई ले, या एक्स में प्लस का एक्स ले या माइनस का एक्स ले। इट मीन्स अगर मैं एक्स में बात कर रहा हूं इधर एक्स में, तो प्लस का आई कैप ले या माइनस का आई कैप ले। अगर मैं वाई एक्सिस में बात कर रहा हूं तो प्लस का जे कैप ले या माइनस का जे कैप ले। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहे जो, तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा पूरा ठीक से। चलिए ये भी बताऊंगा फ्लक्स टॉपिक पे चलेंगे तो कि हमने कौन से डायरेक्शन पे लेना है। बट अभी क्या बताया? एरिया कैसी क्वांटिटी कंसीडर करना है? वेक्टर। क्यों करना है वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर? देखिए बच्चों, फ्लक्स कराने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज करूं कि मान लीजिए एक इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है ऐसे, ये जो मैं एरो दिखा रहा हूं ये वाटर फ्लो के लिए, ऐसे पानी बह रहा है। अब इसमें अगर मैं एक बार, तो कोई एक रिंग है मेरे पास, उस रिंग को एक बार मैं ऐसे वर्टिकली स्टैंड कर दूं और एक बार हॉरिजॉन्टली स्टैंड कर दूं, हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दूं ऐसे, तो और आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई किस सिचुएशन में उसमें से ज्यादा वाटर अंदर से क्रॉस करके निकल रहा है, तो आपका सिंपल आंसर होगा सर ए केस में। किस में वाटर फ्लो उसके अंदर से निकल रहा है ज्यादा, तो हम कहेंगे ए केस में, जब वो रिंग इस तरह से प्लेस्ड, ऐसे प्लेस्ड है। ठीक है, अब ऐसे जब प्लेस है तो ऊपर नीचे से निकल रहा है ज्यादातर वाटर तो, और जबकि ऐसे प्लेस है तो उसके अंदर से पास करता हुआ जा रहा है। तो ऐसे ही हमने फ्लक्स पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम कितनी उस एरिया को क्रॉस करके उसके अंदर में से पास होके जा रही है, तो वो डिपेंड करेगा कि एरिया रखा कैसे। तो जैसे यहाँ डिपेंड कर रहा है कि रिंग रखी कैसे, वर्टिकल रखी है या हॉरिजॉन्टली रखी है। तो जो वाटर उसमें से फ्लो कर रहा है ना, उसके अंदर से जो फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करेगा कि रिंग कैसे प्लेस्ड है।
तो हमें फिर देखना पड़ेगा एरिया को वेक्टर की, ऐसे रखा है वो एरिया या ऐसे रखा हुआ है एरिया। अब इस वाटर फ्लो की जगह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा और ये एरिया बनेगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या डालेंगे, उसके प्लेन सरफेस पे नॉर्मल डालेंगे। नॉर्मल कैसे डालेंगे वो आप लोगों को पता है। अभी चलिए और थोड़ा सा इसको नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये सब आप नोट करते चलेंगे साथ साथ। अब एरिया, ये एरिया ले लेता हूं मैं ऐसे, स्मॉल है सरफेस एरिया, एस लिख लो, स्मॉल है तो आगे लगा दिया मैंने डी। और अब देखने से पता चल जाना चाहिए भी कौन सी प्लेन के अंदर आ रहा है। इधर है तो कौन है, एक्स है, इधर है तो कौन है, जेड है, तो कौन सा प्लेन आ गया हमारा, एक्सजेड प्लेन। अब एक्सजेड प्लेन पे नॉर्मल डालेंगे हम ऐसे एन कैप, तो ये क्या देगा, उसकी डायरेक्शन। तो अब यहां पर जो ये एरिया था ds, इसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर। ठीक है भाई, तो एरिया को यहां पर कैसी क्वांटिटी कंसीडर करना है, वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करना है। आई बात समझ में, ये बात हो गई हमारी एरिया वेक्टर की, उस पर क्या डाल के नॉर्मल। अभी एक क्वेश्चन छोड़ रखा है कि नॉर्मल ऊपर ही क्यों नीचे क्यों नहीं, ऊपर के प्लस का, अब ये जो इधर है वाई एक्सिस, ये हमारी इधर कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को ऊपर क्या होता है प्लस का जे, और नीचे क्या होता है माइनस का जे। तो हमने अभी यहां दिखाया जैसे प्लस का जे, तो प्लस का जे कैप ले, माइनस का जे कैप ले, और कौन सा ले और वही क्यों ले, वो सब आगे सीखना है अभी। तो भाई एक पॉइंट ये हो गया हमारा इसमें एरिया को वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करने का। या फटाफट आ जाते हैं अपने आज के मेन टॉपिक चैप्टर, जो हमने ये लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है भाई, और फ्लक्स को समझने से पहले हमने छोटे छोटे दो पॉइंट्स पे बात कर ली, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आया और एरिया को कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया। अब फ्लक्स को ध्यान से समझना, क्योंकि आगे पूरा इस चैप्टर में फ्लक्स ही चलेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थर्ड चैप्टर जो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी फोर्थ चैप्टर बनेगा, फिफ्थ चैप्टर बनेगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ऐसे करके पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो ज्यादा नंबर की यूनिट भी है ये, लगभग इसका 10-11 नंबर का वेटेज रहेगा। और यहां से फिर और बाकी क्वेश्चंस 2 मार्क्स 3 मार्क्स, हर रीजन कुछ भी जैसे इसमें आ सकता है। तो एक बड़ी यूनिट है, चैप्टर ज्यादा है इसमें, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे इसको आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं, बस समझ में आना चाहिए सबसे मेन बात। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्वांटिटी है जो कि मेजर करती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी हेल्प करती है टू मेजर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the number of electric field lines passing through a given area normally, परपेंडिकुलरली उसमें एरिया में से, गिवन एरिया में से कितनी लाइनें पास कर रही है, नॉर्मली उस लाइन ने कितनी पास कर रही है, तो उसको मेजर करने में हमारी हेल्प करता है कौन सी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, डायग्राम से मैथमेटिक्स से पूरा कंसेप्ट समझेंगे। तो भाई मैं जैसे मान लो बच्चों ये कोई भी एक एरिया दिखा देता हूं, जब भी मैं एरिया बनाऊं समझ जाओ तब तक कि ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है। ऐसे कौन सा प्लेन हो गया जी हमारा y, ऐसे कौन सा प्लेन हो गया z, तो ये है हमारा yz प्लेन सरफेस एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा देता हूं मैं इस पे, तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई है, बराबर गैप रखो। ठीक है, स्ट्रेट दिखाओ इनको, तो इसका मतलब ये एक कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने ई से लिख लिया।
ठीक है। अब मैं अगर इस एरिया की डायरेक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, इस एरिया की डायरेक्शन की, और ये एक प्लेन सरफेस एरिया, कोई भी स्मॉल एरिया दिख तो बड़ा रहा है, लेकिन आप इसको एक तरह से किसी भी एरिया पे छोटा सा एरिया कंसीडर कर लो। इस बोर्ड पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया मैंने, इस एरिया को ds से लिख दिया, ठीक है। तो हम इस एरिया की डायरेक्शन किधर क्या डालेंगे, इस पे नॉर्मल डालेंगे। नॉर्मल डालेंगे तो ये इसका नॉर्मल, वाई जेड का नॉर्मल याद आ गया ना, किधर आ गया, एक्स पे आ गया। तो इसके लिए नॉर्मल ये डाल रखा है, ये नॉर्मल डाल दिया, इसका एन कैप इधर ही आ गया, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर ऐसे ही लाइनें थी और ऐसे ही एरिया रखा है ये, तो इसमें ज्यादा ज्यादा लाइनें पास कर पा रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस पे था, एक्स एक्सिस पे। हमारा जो एरिया की डायरेक्शन आई है नॉर्मल, वो किधर आया, वो भी एक्स एक्सिस। और डेफिनेशन फ्लक्स की क्या कह रही है कि वही नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसमें से पास कर रही है, वो टोटल नंबर ऑफ लाइन कौन मेजर करता है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इस पे एक स्मॉल एरिया हमने कंसीडर कर रखा है। आई बात समझ में। अगर ये एरिया ऐसे रखा है और इसका नॉर्मल फील्ड के अलोंग ही आ रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइनें पास करेगा अपने में से। चलिए मैथमेटिकली भी चलते हैं, फिर आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक बार पूरा जाओ और फिर वापस से स्टार्ट कर देंगे यहीं से, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखेंगे, स्मॉल एरिया है तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्मॉल सरफेस एरिया। टॉपिक बनेंगे इसके बाद, जब आप इसको पूरा समझ लोगे। फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं, और यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही तो बेस में इसका ई लिख दो, क्योंकि आगे मैग्नेटिक फ्लक्स को भी पढ़ना है। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो डी और फाई, और छोटा इसके साथ बेस में क्या लिख दिया, ई। डी फाई ई कितना होगा, अब मैं उसको लिख देता हूं ई इंटू डी एस। यहां क्वेश्चन खड़ा होना चाहिए दिमाग में कि सर ऐसे मल्टीप्लाई करके क्यों लिख दिया। ये जो ई है ये किसको डिनोट कर रहा है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हो, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो ओनली, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बोलो, सब एक ही चीज है। मतलब बताया इंटेंसिटी और डेंसिटी सिमिलर है, इसलिए पहले कराया वो। तो क्या होता है डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया, जितने एरिया पे देखना है उससे मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ लाइन, और टोटल नंबर ऑफ लाइन क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये कौन सी लाइनें थी जो उस एरिया के नॉर्मली क्या कर रही थी पास, ये एरिया का नॉर्मल था और इसी की तरफ तो पास कर रही है। तो फ्लक्स को लिखने का तरीका समझ में आया, डी फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस। अभी भी हमने इसको ठीक नहीं लिखा है, तो ठीक कैसे करें, ई पे क्या लगाएं वेक्टर, और एरिया पे भी क्या लगाएं वेक्टर, और फ्लक्स नंबर 100 to 150, तो ये क्या आ रहा है स्केलर, और दो वेक्टर से जब स्केलर मिलता है तो बीच में किसकी मल्टीप्लाई लेके चलते हैं, डॉट की। तो यहां पर यूज करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट। ये हमने लिख दिया इसका स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बताओ भाई मुझे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट सोल्व करता हूं बच्चों, तो क्या लिखूंगा, ई डी एस कोस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, और डी एस की डायरेक्शन इधर ही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही था। तो थीटा कितना है इस कंडीशन पे 0, और कोस 0 कितना होता है 1, तो फ्लक्स क्या आएगा यहां पर मैक्सिमम कितना, ई डी एस, ये फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइनें पास करेंगे। अब आप थ्योरेटिकली सोच के देख लीजिए, ऐसे एरिया रखा है और इधर ही ये वाटर फ्लो कर रहा है, ऐसे रिंग रखी थी तो ज्यादातर पानी उसके अंदर से ही पास हो रहा है, तो मैक्सिमम लाइन उसमें से पास हो रही है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या आ रहा है यहां से मैक्सिमम आ रहा है। इतना आया समझ में। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा, एरिया फिर से रिपीट कर रहा हूं, एरिया था वाई जेड प्लेन में, एरिया का नॉर्मल आया एक्स में, एक्स की तरफ ही फील्ड था, तो नॉर्मल के साथ साथ ही फील्ड है, तो नॉर्मली कितनी लाइनें पास कर रही है, तो वो हमने कैसे देखा, ए इंटू डी एस। ये ई क्या है यहाँ पर, आप इसको इंटेंसिटी बोलो या डेंसिटी बोलो, एक ही बात है। डेंसिटी क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया, जितने एरिया पे देखना है क्या किया हमने उससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ गई टोटल नंबर ऑफ लाइनें जो नॉर्मली पास कर रही थी, ठीक है।
एरिया की नॉर्मली जो पास कर रही है ईडीएस, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा, जब डॉट प्रोडक्ट सोल्व करता हूं तो थीटा 0 बन के मैक्सिमम ही आता है। और इस सिचुएशन में हमें देख भी रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन इसमें से पास हो रही है। ठीक है, यहां पर थीटा कितना है 0 है। डॉट प्रोडक्ट का क्यों यूज किया बताया, क्योंकि एरिया वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वेक्टर है, दो वेक्टर से रिजल्ट स्केलर मिल रहा है तो यूज कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। अब छोटा सा पॉइंट इसमें ले लेते हैं, ऐसा यूनिट तो चलो बता दो इसकी, ऐसा यूनिट भी लो, ऐसा यूनिट स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और ऐसा यूनिट आएगी हमारे पास फील्ड के लिए न्यूटन पर कूलम होता है, एरिया के लिए क्या आ गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी हो जाएगी ऐसा ही। अब अगर मान लीजिए बच्चों ये तो नॉर्मल के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंगल बना रहा होता, फिर से मैं दिखाऊं, ये जो हमारा एरिया था, ठीक है, इस एरिया के इधर क्या है एन कैप नॉर्मल, फील्ड मान लो ऐसे था ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फील्ड नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है मान लीजिए थीटा, तो फील्ड का कर दो रिजोल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा ई कोस, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा ई साइन, ये स्मॉल एरिया हमने क्या ले रखा है ds, तो यहां पर स्मॉल फ्लक्स क्या लिख देंगे हम डी फाई ई इज इक्वल्स टू, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है जो नॉर्मली पास कर रहा हो, तो नॉर्मल के साथ साथ कौन सा चल रहा है ई कोस थीटा, और इनटू में एरिया कितना है ds, क्या लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्योंकि डॉट सोल्व करेंगे तो यही आएगा डी फाई, ठीक है। ये सब मैंने बात करी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक पॉइंट और बताना है मुझे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फिर आज की क्लास में इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा हमारा फ्लक्स का, फिर हम कल से इसके टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आ रहा होगा समझ में ये, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो हमें देखो कैसे लिखना है, तो लिखना पूरा समझ में आया मैथमेटिकली, डायग्राम से भी, और थ्योरी इसकी समझाई दी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। अच्छा एक पॉइंट और था जो मुझे याद आया अभी, कि हमने डायरेक्शन इधर ही क्यों ली, इधर क्यों नहीं ली, तो याद रखना कोशिश हमारी इसके कंसेप्ट करने के लिए, इसके कंसेप्ट को इजी बनाने के लिए हमें कंसिडर करना पड़ता है कन्वेंशनली कि जो डायरेक्शन हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही रखी जाए, ताकि थीटा बने 0, क्योंकि cos 180 करते फिर माइनस आएगा, फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हम किधर डायरेक्ट नॉर्मल डालेंगे, कोशिश ट्राई पूरी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही नॉर्मल डालें, और एक आउटवर्ड नॉर्मल, वो मैं आगे जब इस पे थ्योरम पढ़ेंगे टॉपिक पढ़ेंगे तो समझाता चलूंगा। अभी क्या ध्यान रखना है कि नॉर्मल हमने किधर डालना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही ट्राई करना है, पूरा उसी के अलोंग डालना है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स हो गया। अब अगर बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए और एक इरेगुलर ही कोई सरफेस एरिया आ जाए, तो फिर फ्लक्स हम कैसे लिखेंगे। एक कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाए, मान लीजिए ऐसा कोई एक कर्व्ड सरफेस एरिया, इस शेप का कोई सरफेस एरिया आ गया, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अब इसका फ्लक्स कैसे निकालेंगे। हम पहले इस पे कंसिडर कर लेंगे कोई भी एक स्मॉल सरफेस एरिया, मान लो ऐसे ले लिया वो सरफेस एरिया, ठीक है। ये सरफेस एरिया कितना हो गया हमारा ds, पहला सरफेस एरिया ds1 लिख लिया मैंने, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के साथ इस तरह से था E1, इस एरिया का ये हो गया नॉर्मल, एन कैप लगाने से समझ जाना कि एन कैप क्या बता रहा है एरिया की डायरेक्शन को, तो ये एंगल मान लीजिए कितना हो गया है थीटा हो गया है, तो आप यहाँ इसका जब रिजोल्यूशन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा E1 cos थीटा, और यहाँ क्या आएगा E1 sin थीटा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेना है यहाँ पर, जो नॉर्मल के साथ हो, तो स्मॉल फ्लक्स आ जाएगा हमारा d∅1 पहले सरफेस एरिया के लिए, उसको लिखेंगे हम E1 cos थीटा मल्टीप्लाई में ds1, और E1 डॉट ds1 ये आ जाएगा हमारा स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे हम डिफरेंट सरफेस एरिया लेते चलेंगे, स्मॉल एरिया, ऐसे सिमिलरली हम लिख देंगे फिर d∅2, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग है, A2 यहाँ एरिया मान लीजिए आपने ले रखा है ds2, चलता जाएगा ऐसे।
तो बच्चों टोटल फ्लक्स इस सरफेस एरिया का पूरा निकालेंगे तो फाई इज इक्वल्स टू कितना आएगा, डी फाई वन प्लस डी फाई टू, ऐसे आप ऐड करेंगे तो ई वन डॉट डी एस वन प्लस ई टू डॉट डी एस टू, लिखते जाएंगे ऐसे। लास्ट में सबको समेशन में लिख लेंगे, समेशन लगाया ई आई डॉट डी एस आई, और ये आई इज इक्वल्स टू क्या लिख लिया हमने, 1 से लेके एन सबको इकट्ठा करके लिख लिया, ऐसे लिख देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और आई इज इक्वल्स टू यहां कितना हमारा 1 से लेके एन है। अब अगर मान लीजिए ये सरफेस एरिया जो आपने डीएस ले रखा है, ये डीएस बहुत छोटा सरफेस एरिया है, अगर थ्योरी में लिखो तो लिमिट ऑफ डीएस टेंड्स टू 0, छोटे छोटे सरफेस एरिया ले रखे, तो छोटे छोटे एरिया सरफेस पे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, तो हम फिर वहां पर E1 E2 की वैल्यू लगभग नियरली क्या कंसीडर कर लेंगे, सेम, एक छोटा सा एरिया उसके नजदीक दूसरा छोटा सा एरिया, तो कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में इफ लिमिट ds टेंड्स टू 0, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सरफेस इंटीग्रल में, क्या लगा देंगे यहाँ, इंटीग्रेशन। एक जैसी क्वांटिटी बार बार आ रही हो तो उनको अलग अलग ऐड करने की बजाय पॉइंट एक पे निकाल के टोटल के लिए क्या कर दो, इंटीग्रेशन, तो यहां हो जाएगा हमारा E डॉट ds फॉर एनी क्लोज सरफेस या ओपन सरफेस, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds इस फॉर्म में। इसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एस सरफेस एरिया। इस पूरे सरफेस एरिया के अक्रॉस सरफेस इंटीग्रल, ये आ गया ना, सरफेस इंटीग्रल डीएस सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में सरफेस इंटीग्रल ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ऐसे हम इसको कैलकुलस मेथड से लिख सकते हैं, ठीक है। समेशन को बदलना आया समझ में कि अगर ये एरिया स्मॉल ही है लगभग 0, तो छोटे छोटे एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, तो फिर हम उनको इस तरह से इंटीग्रल फॉर्म में नोट कर सकते हैं। ये लिखना आया समझ में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, स्मॉल एरिया अलग अलग एरिया के लिए लिखना और फिर समेशन से कन्वर्ट करना इसको इंटीग्रल फॉर्म के अंदर। तो भाई मैंने आज तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंट्रोडक्शन समझाया बच्चों, अब ये इतना समझ में आ गया तो टॉपिक समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, और टॉपिक हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट, ठीक है। आज इतना ही।